एक सवाल जो आज भी हर मुसलमान, हर इंसान के दिल में चुभता है, फलस्तीन का क्या कसूर था? क्या इतना ही था कि वो अपने ही घर में जी रहे थे? हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं बातों का सच। आज की वीडियो में मैं आपको इजराइल और फलस्तीन की वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वक्त था जब मिडल ईस्ट के एक हसीन कोने में फलस्तीन नाम का एक मुल्क था, जहां मुसलमान और क्रिश्चियन अरब लोग सालों से चैन से रहते आ रहे थे। मगर फिर एक कागज आया, 1917 का वेलफेयर डिक्लेरेशन। ब्रिटिश ने लिख दिया, हम यहाँ ज्यूज के लिए एक नेशनल होम बनाएंगे। पर रुको जरा, जहाँ लोग पहले से रहते हो, क्या वहाँ किसी नए के लिए घर बनाना इंसाफ है? क्या किसी जिंदा बस्ती को मारकर किसी और के सपने को सजाया जा सकता है? तभी से यूरोप के कई ज्यूज जिन्होंने यूरोप में हेट क्राइम्स और नफरत देखी थी, वो सब फलस्तीन आने लगे। लोकल अरब्स के लिए हर नए दिन का मतलब था एक नए इंसान का उनके घर में घुस आना। माहौल गर्म होने लगा, तनाव बढ़ने लगा, पर असली तूफान तो अभी बाकी था। वर्ल्ड वॉर 2 जब दुनिया ने होलोकॉस्ट देखा, जहां 60 लाख ज्यूज मार दिए गए, तब दुनिया का दिल पिघल गया, सिंपैथीज बढ़ गई और आवाज उठी, ज्यूज को अपना देश दो। और उसमें सबसे आसान निशाना बना फलस्तीन। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक नया प्लान दिया, फलस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि 2 स्टेट नेशंस। एक पार्ट ज्यूज को दे दो और एक पार्ट अरब को दे दो। ज्यूज ने मान लिया, और क्यों नहीं मानते, जमीन मिल रही थी। लेकिन अरब्स ने कहा यह बंटवारा नाइंसाफी है, ये हमारी जमीन है। पर दुनिया ने उनकी नहीं सुनी और 14 मई 1948 को इजराइल बन गया। मगर उस दिन सिर्फ एक देश पैदा नहीं हुआ था, उस दिन एक कौम को जिंदा दफना दिया गया। Across the United States, May 14th is a day of celebration. इजराइल बनने के अगले ही दिन इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन जैसे अरब देश इजराइल पर टूट पड़े। पर दुनिया हैरान रह गई, एक नया बना देश इजराइल जीत गया। ना सिर्फ जीता, बल्कि फलस्तीन का 78% हिस्सा कब्जे में ले लिया। इस जंग के बाद 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए। बचपन से बुजुर्ग तक माओ ने अपने बच्चों को कंधे पर उठाया, पर पता नहीं था जाना कहाँ है। अपना घर पराया बन गया, अपनी जमीन बेगानी हो गई। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते थे। और इसी ही तबाही को कहते हैं नगबा। अरब जुबान में इसका मतलब होता है बड़ी तबाही। असल में ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये तो एक कौम का जिंदा जेनोसाइड था। उनके घर मिटा दिए गए, उनका वजूद मिटा दिया गया और दुनिया सिर्फ देखती रही। नगबा के बाद फलस्तीन के लोग बिखर गए, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा। उनका एक ही मकसद था, अपना मुल्क वापस लेना। और दुनिया ने देखा इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध, यानी कि 6 डे वार। 1967 में सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने ऐसा वार किया कि पूरे मिडल ईस्ट की तस्वीर ही बदल गई। इजराइल ने एक साथ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन पर हमला किया और गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गोलान हाइट्स सब पर कब्जा कर लिया। एक नए इजराइल का जन्म हुआ, जिसमें फलस्तीन का नाम भी नहीं था। फलस्तीनियों ने हार नहीं मानी। 1964 में उन्होंने PLO यानी कि फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इनका लीडर बने यासिर अराफात। In 1964, the Palestine Liberation Organization, or the PLO, was founded. Made up of different factions, the PLO has been at the heart of the struggle to regain Palestine. एक आवाज जो दुनिया को कह रही थी, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। PLO ने हर प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन का मुद्दा उठाया। UN ने भी 1974 में PLO को फलस्तीन के लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव माना, लेकिन इजराइल ने इन्हें टेररिस्ट कहा, जैसा कि इन लोगों का कहना है। फिर आता है एक नया नाम, हमास। 1987 में गाजा की गलियों से निकला एक नया चेहरा, एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि हमास। इनका कहना था कि हम इजराइल को कभी नहीं मानेंगे। पर रुको, क्या आपको पता है हमास को शुरू में इजराइल ने खुद ही सपोर्ट किया था, क्योंकि इजराइल चाहता था कि PLO कमजोर हो जाए और फलस्तीन आपस में लड़ने लगे, यानी कि डिवाइड एंड रूल, जो कि ये लोग पुराना गेम खेलते आते हैं। एक्स इजरायली ऑफिसर्स ने बाद में ये कबूल किया था कि हाँ, हमने हमास को शुरू में इग्नोर किया। तो सोचो, जिस हमास को दुनिया आज टेररिस्ट बोलती है, उसका बीज किसने बोया और किसने उस बीज से आग लगवाई? साल आता 2006, फलस्तीन में इलेक्शन हुआ और पूरी दुनिया हैरान रह गई। हमास ने फतेह को हरा दिया। हाँ, वही हमास जिसे दुनिया टेररिस्ट ग्रुप कहती है, वो अब सरकार बनाने वाली थी।
उन्हीं दिनों एक नया चेहरा सामने आया, इस्माइल हानिया। गाजा के रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, शेख अहमद यासीन का सबसे करीबी था और अब हमास की तरफ से फलस्तीन का प्राइम मिनिस्टर बन गया था। लेकिन फतह और हमास के बीच पावर का झगड़ा बढ़ने लगा और जून 2007 में हमास ने गाजा पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इस्माइल हानिया बन गया गाजा का ड्यू फैक्टर लीडर। वेस्ट बैंक चला गया फतह के पास और गाजा बन गया हमास का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब इजराइल ने तुरंत पूरे गाजा को ब्लॉकेड में डाल दिया, न लैंड, न सी, न एयर। गाजा बन गया एक ओपन एयर जेल, जहां लगभग 22 लाख लोग जिंदा तो हैं पर जीने जैसा कुछ नहीं। जब 1948 में इजराइल ने पहली बार अपना झंडा बुलंद किया था तो पहला हाथ बढ़ाने वाला था अमेरिका। एक छोटे से नए देश को एक बड़ा ग्लोबल बैकर मिल गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका ने इजराइल को लगभग $150 बिलियन से ज्यादा इकोनॉमिक मदद की है, मिलिट्री एड को। हर साल कांग्रेस बजट से निकालकर 3.8 बिलियन सीधा इजराइल डिफेंस यानी IDF को पहुंचता है। अमेरिका से इजराइल को मिलने वाली सुविधाओं में से हैं F-35 फाइटर जेट्स और अपाची हेलीकॉप्टर्स, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एडवांस सर्विलियंस ड्रोन और साइबर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर डेसलिनेशन, रिसर्च ग्रांट्स, इन सब से इजराइल को बनाया गया एक इनविंसिबल फोर्ट्रेस। पर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। अमेरिका और इजराइल की दोस्ती मिडल ईस्ट पे कंट्रोल का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अमेरिका को इजराइल से एक रिलायबल मिलिट्री बेस मिलता है जो ईरान और अरब देशों की नज़र में एक घाव बन जाता है। ईरान, हिजबुल्ला और प्रॉक्सीज को रोकने के लिए इजराइल की इंटेलिजेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अमेरिका को इजराइल के पोर्ट्स, एयरबेस और सैटेलाइट कवरेज भी चाहिए। AI कंप्लीट रिसर्च कोलैबोरेशन, जिससे दोनों देश अपनी इंडस्ट्रीज और मिलिट्रीज को बूस्ट करते हैं। तब भी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कंडेम्नटरी रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, यूएसए ने वीटो कार्ड खेल दिया। 50 से ज्यादा बार अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के डिफेंस में अपना वीटो पावर यूज किया। वैसे तो ग्लोबल फोरम है, पर जब बात आए इजराइल पे सवाल उठाने की तो खामोशी ही तेज हो जाती है। इसी मदद की वजह से इजराइल के पास एक वर्ल्ड क्लास वेपनरी और एक ग्लोबल अम्ब्रेला। जब गाजा में ऑपरेशन चालू होता है या वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं, अमेरिका की डिप्लोमेटिक कवर के साथ किसी भी प्रेशर से इजराइल बचा रहता है। आज गाजा में लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग जिंदा जेल में कैद हैं। पानी गंदा और बीमारियों से भरा, बिजली सिर्फ 4 घंटे रोजाना। हर ब्लॉक में लोग राशन की लाइन में खड़े हैं, पर राशन भी कभी कभी भरोसा तोड़ देता है। इसी भूख और तरसती जिंदगी के बीच गाजा ने देखे बहुत सारे वॉर्स। 2008, 12, 14, 21, 23, 24 और 2025 में तो सारी ही हदें पार कर दी हैं। हर वॉर में हजारों सिविलियंस, माँ, बच्चे, बुजुर्ग कत्ल होते आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मस्जिद सब तबाह कर दिए गए हैं और दुनिया बस कॉन्फ्लिक्ट बोर के निकल जाती है। UN ने खुद कहा है गाजा आज ह्यूमन स्टैंडर्ड से अनलिवेबल है। जब एक किसी रीजन में स्कूल बंद रहे और हर बच्चा किसी परेशानी से जूझे तो वो जेल नहीं, एक जिंदा कब्र है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इजराइल, फलस्तीन, गाजा और हमास की। इन बातों से एक चीज तो साफ है कि फलस्तीनियों का दर्द बहुत पुराना है और इजराइल गाजा को पाना तो चाहता है, लेकिन 22 लाख लोगों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, इसलिए वहां के लोगों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है और आज उसी कगार पर गाजा आके खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी सारी गलतियां भी की हुई होंगी, बोलने का स्टाइल भी मेरा भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूं।